अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अनकम्बाइंड कंप्लीशन टेस्ट। जैसे कि आपको मालूम है कि साल के लिए मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, मसलन DST यानी डायरेक्ट शीयर टेस्ट, अनकम्बाइंड टेस्ट एंड ट्राई एक्सियल कंप्लीशन टेस्ट एंड सो ऑन। DST के बारे में इससे पहले हमने बात की थी, लेकिन आज इस ट्यूटोरियल में हम अनकम्बाइंड कंप्लीशन टेस्ट के बारे में DST डायरेक्ट शीयर स्ट्रेंथ ऑफ साइल मालूम करने के लिए लेबॉरेटरी प्रोसीजर था, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ साइल मालूम करने के लिए अनकम्बाइंड कंप्रेशन टेस्ट लेबॉरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो अनकम्बाइंड कंप्रेशन टेस्ट ये क्या है और किस तरह इस्तेमाल होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसका लेबॉरेटरी प्रोसीजर क्या है, तो ये आगे एक एक करके हम डिटेल से बताएंगे। टेस्ट शुरू करने से पहले थोड़ा थ्योरी भी बहुत जरूरी है। तो पर्पस ऑफ दिस टेस्ट क्या है? द अनकम्बाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव साइल। ये टेस्ट आमतौर पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ साइल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कौन सी साइल के लिए इस्तेमाल होता है? कोहेसिव साइल। कोहेसिव साइल के आमतौर पर क्ले या जो स्मॉल पार्टिकल्स साइल होता है, इसमें कोहेजन ज़्यादा होता है, तो इसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म होगा, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। कोहेसिव साइल क्यों इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि टेस्ट के नाम से जाहिर है कि ये अनकम्बाइंड मीन्स नो सपोर्ट, नो लेटरल सपोर्ट, यानी जो वॉल्स जो इसको जो सपोर्ट से लेटरल वो नहीं होगी, तो ये अनकम्बाइंड होगा। तो जब हम बजाय क्ले या कोहेसिव साइल के हम ग्रेनुलर साइल मिसाल के तौर पर सैंड इस्तेमाल करेंगे, तो विदाउट कंफाइंडिंग या लेटरल सपोर्ट वो नहीं हो सकता इस पर, क्योंकि उसको लेटरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोहेसिव साइल के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल होगा and its behavior under axial load without any lateral requirement की ज़रूरत नहीं है। The unconfined compression test is a simple yet effective method to avoid compressive strength and deformation perspective of cohesive साइल के मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम करते हैं ये इसकी एप्लीकेशन? ये दिस टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में बहुत ही अहमियत का है। मिसाल के तौर पर डिज़ाइनिंग ऑफ फाउंडेशन, जो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, इसके जो फाउंडेशन है जिसके डिज़ाइन में साइल की साइल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इसकी टेस्ट की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट शीयर टेस्ट शीयर स्ट्रेंथ ऑफ साइल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अनकम्बाइंड कंप्रेशन टेस्ट ये कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ साइल मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर एम्बैंकमेंट है, तो एम्बैंकमेंट के लिए भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करना ज़रूरी है एंड अदर साइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये साइल और ये जैसे जो एम्बैंकमेंट है रिटेनिंग वॉल डिजाइन के लिए, ये भी इसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करना है। अब आते हैं इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अब इस टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे और कौन से मटेरियल हमें दरकार है, तो इसके लिए लोडिंग मशीन सबसे पहले जो अहम इसमें लोडिंग मशीन है, इसके बिना ये टेस्ट परफॉर्म करना मुमकिन नहीं है। डिवाइस दैट अप्लाई द वर्टिकल लोड एट अ कंट्रोल रेट, तो ये एक ऐसा डिवाइस है वर्टिकल लोड का हम वर्टिकल लोड जो है वो डालेगा, लेकिन क्या करेगा? कंट्रोल रेट के जरिए, यानी इम्पैक्ट लोड नहीं डालेगा, ये कंट्रोल रेट है जो परसेंटेज में हम देंगे। लोड सील एक हमारे पास है लोड सील, दूसरा है डिफॉर्मेशन सील। लोड सील होता है जो वो मेजरिंग डिवाइसेस है जो लोड को मेजर करें, आमतौर पर ये एक डायल गेज सा होता है। दूसरा है डिफॉर्मेशन मेजरिंग डिवाइस। जो डिफॉर्मेशन सील है उसमें टिपिकली अ डायल गेज और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मेजर एक्सियल डिफॉर्मेशन। पहले डायल गेज इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो कि ट्यूटर वो डायरेक्टली वो हमें रीडिंग देते हैं, तो इसमें ये डिवाइस इस्तेमाल होगा। 4 नंबर साइल स्पेसिमेन। अब जो टेस्ट हम करेंगे वो साइल स्पेसिमेन पे करेंगे, तो साइल स्पेसिमेन हमारे पास होना चाहिए। तो इसकी इधर एक बात जरूरी रखना चाहिए कि जो साइल सैंपल है वो सर्कुलर सिलेंडर टाइप, और इसके जो डायमीटर है वो 1:2 डायमीटर होगा, 2:1 इसकी हाइट होगी। मसलन हमारे पास अगर 20 सेंटीमीटर इसकी डाया है, तो हाइट इसकी क्या होगी? इसकी 40 की हाइट, इधर जो है ये 38 डाया, और इसकी दुगना जो है ये 76 है। अगर इसकी जगह हम 100 mm हाइट लेंगे, तो इसमें बकलिंग की जो खदशा है वो आ सकता है। और अगर हम इसकी हाइट कम रखेंगे, 38x38 डाई जो है 38 mm इस तरह हाइट भी 38 होंगे, तो ये फिर क्रशिंग इसमें आएगी, मटेरियल जो क्रशिंग है वो आने की खदशा है।
ठीक है। तो ये 47 ये बात तो ज़हन में रखना चाहिए। फ्लेटेंट्स अब इसमें थोड़ा से आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है अपर फ्लेटेंट, एक है लोअर फ्लेटेंट। लोअर फ्लेटेंट ये है, अपर फ्लेटेंट ये है, और साइल सैंपल इसके दरमियान, ठीक है। ये साइल सैंपल है जो अपर टेस्ट इसमें प्लेवर हो गया। प्रूविंग रिंग जो बाजी जो एडवांस लेवल के जो एनालिसिस है उसमें ये इस तरह होता है। ये लोड मेजर करने के लिए होता है। इसका डायल गेज है ये डिफॉर्मेशन के लिए, और ये लोडिंग गेज लोड के लिए इस्तेमाल होता है। लोड मेजरिंग के फिक्स प्लेट है और ये मूव प्लेट है। तो अपर और लोअर प्लेट्स का फ़र्क ये है कि एक जो हमारे पास प्लेट है वो फिक्स होता है और एक मूविंग में लोड डालता है। तो ये नीचे से लोड डालते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, सबसे पहले हम स्पेसिमेन जो है इसकी तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए इसकी दो किस्म की तैयारी है। तो हमारे पास है अनडिस्टर्ब्ड साइल। इस दो किस्म के स्पेसिमेन पे परफॉर्म हो गए। एक होता है डिस्टर्ब साइल जो कि लेबोरेटरी में हम सैंपल बनाते हैं। दूसरा है अनडिस्टर्ब साइल और एनसीक्यू साइल, एनसीक्यू सैंपल जो साइट से डायरेक्ट हम लेते हैं और इसको बिना डिस्टर्ब किए वो लेबोरेटरी में आते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो लेबोरेटरी में जो सैंपल इस्तेमाल होगा वो हम पहले सैंपल लेंगे, फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जो परसेंटेज में होता है। वो परसेंटेज में हमारे पास पानी की जो मकदार है वो जेंडर प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस से जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला साइल होता है उसके OMC जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से जो पानी आता है उसकी मकदार से हम पानी लेंगे, फिर उसको इसमें मिक्स करेंगे, फिर उसको मोल्ड में डालेंगे, उसके जो कंपेक्शन वो करेंगे, फिर इससे जो स्पेसिमेन है वो रिमूव करेंगे और फिर इसकी जो सरफेस है वो क्या करेंगे, जो इस तरह इसमें आप देख सकते हैं सरफेस जो है ये स्मूथ होना चाहिए क्योंकि जो लोड है ये इक्वल और जो इसकी लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा आ जाए। तो इसके लिए इसकी सतह बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके डायमेंशन को बढ़ाएंगे। इसमें दो किस्म के डायमेंशन हमारे पास आएंगे। एक आएगा डाया जो कि इस जगह से इस जगह तक ये हमारे पास है, और एक आएगी हाइट जो कि वर्टिकल आएगी। तो दो किस्म के वो आएंगे। वर्नियर कैलिपर के जरिए हम ये कर सकते हैं। इसके जो डाया है वो डाया और हाइट के बीच में आपको बता दिया कि हाइट और डाया की रेशो यानी हाइट डाया के डायमेंशन से ज़्यादा होगा या दूसरा होगा, ठीक है। दूसरा सैंपल है हमारे पास एनसीक्यू और अनडिस्टर्ब्ड है, वो हम करेंगे। इसके लिए वो हम सैंपलिंग ट्यूब के जरिए करेंगे। जो साइट है जिधर भी फाउंडेशन बनाना है या बिल्डिंग फाउंडेशन जो है वो आएगा तो इसे हम सैंपल लेंगे, सैंपलिंग ट्यूब के जरिए लेंगे। ये ऐसा आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें सतह मार करेंगे, फिर इसमें रख देंगे और इसमें जो हामर टाइप वो है इसके जरिए वो सप्लाई करके इसके सैंपल लेंगे आहिस्ता तरीके से। तो इसमें भी एहतियात रखना ज़रूरी है कि साइल डिस्टर्ब ना हो जाए, यानी जो पल्वराइजेशन है वो ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं टेस्टिंग द स्पेसिमेन, प्लेसिंग द स्पेसिमेन एंड मशीन। Place the specimen centrally between the platen of the loading machine. अब इस स्पेसिमेन को सेंट्रली मुकम्मल तौर पर सेंटर यानी इस जगह ये इस तरह नहीं होना चाहिए। Ensure proper alignment to avoid eccentric loading. अब आते हैं इसमें एक ज़रूरी बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि इधर eccentric loading नहीं होना चाहिए। एक है एक्सियल लोड, हम इसमें एक्सियल लोड डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड ये होता है जो कि क्लासिक में एरिया है, जो सरफेस है मेरे पास ये सरफेस है, तो इसमें बिल्कुल क्या है ये इस तरह सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर पे आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल लोड जो कि इसमें इस्तेमाल होगा। जबकि अगर ये लोड इस तरह आ गया तो ये क्या हो गया, एसेंट्रिक लोड। तो एसेंट्रिक लोड ये इस तरफ आएगा, इस तरफ इसके एसेंट्रिक लोड ये है। और इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सियल लोड। लोडिंग apply the axial load at the constant strain rate typically 1% to 2% per minute. अब हम टाइम भी एक हमारे पास स्टॉपवॉच भी होना ज़रूरी है। इसकी स्टॉपवॉच में हम नोट करेंगे कि हर इसमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉपवॉच के जरिए हम हर 30 सेकंड यानी 0.5 मिनट्स के बाद लोड
जो है कांस्टेंट स्ट्रेन रेट जो कि 1% 2% है वो हम डालेंगे इसमें, यानी कांस्टेंट स्ट्रेन रेट पर टू कंटिन्यूसली रिकॉर्ड द लोड एंड करस्पॉन्डिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन until the specimen fail a significant strain, each 15% is achieved। तो लोड को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करना चाहिए, डायरी में रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, डायरी में रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो इसकी डिफॉर्मेशन है वो भी रिकॉर्ड करना चाहिए। अब इधर ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि जो हमारे पास ऑटोमेटिक अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है उसमें डिस्प्ले होता है, इसमें तमाम रिकॉर्ड को बहुत सेव का ऑप्शन भी आता है, तो बहुत इसमें सेव होता है, ग्राफ भी हमें देता है, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह हमारे पास मैनुअल टाइप का होता हो तो फिर इसकी जो रीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड करना और डायरी में नोट करना बहुत until the specimen fails, जब तक ये स्पेसिमेन फेल ना हो जाए उस वक्त तक टेस्ट को लोड को कंटिन्यूस रहना चाहिए। इसमें 15% तक डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन आ जाए, क्रैक्स आ जाए तो फिर इसको बंद करना चाहिए, ठीक है। फेल्योर क्राइटेरिया। Failure is often identified by the peak load or point at which the load deformation can become relatively flat। तो फेल्योर क्राइटेरिया कब आएगा? जब हमारे पास मैक्सिमम फेल्योर लोड आ जाए, ठीक है। इस तरह ये ज़ेर शो होगा 20, 40, 60, 80, 100 एंड ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो इधर 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या है हमारे पास? ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और स्ट्रेंथ कितना है? ये हमारे पास 0.9 तकरीबन 0.9 और 2 ये हमारे पास एक्सियल स्ट्रेन है %, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फेल्योर क्राइटेरिया, जो डिफॉर्मेशन होगा वो मैक्सिमम, और ये हमारे पास हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, 80 भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, 100 भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो इस तरह ये कर आ जाएगा फेल हो जाएगा, तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम यही जगह कैलकुलेशन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि सारे जो इस केस का जो मेथड है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग साइड। तो इसको मालूम करने के लिए P मैक्सिमम डिवाइड बाय A, जो हमारे पास जो मैक्सिमम लोड है, जो लोड इधर आ जाएगा, जो लोड इससे आ जाएगा फेल्योर के वक्त, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आते हैं, जो हम मैक्सिमम स्ट्रेस उसका जो लोड होगा वो नोट करेंगे, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे सर्कुलर एरिया ये 75 है, इससे सर्कुलर पाई बाय 4d स्क्वायर, इससे एरिया मालूम करेंगे और लोड हमने नोट किया होगा तो इस पर डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। अब शियर स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो रेशो है वो 2:1 है। मतलब जब हमारे पास 20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो शियर स्ट्रेंथ 10 आ जाएगा। तो ये इसकी एक रिलेशन है, ठीक है। ए ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, जबकि P मैक्सिमम एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड नॉट एसेंट्रिक लोड। स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व, प्लॉट द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ। अब ग्राफ और जो कर्व है इसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो डेटा है वो इस तरह दिया। ई जो कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन ये हमारे पास बराबर है डेल्टा एल, जो डिफॉर्म लेंथ है, ये क्या है? लेंथ, ठीक है, जो लेंथ है, ये डिफॉर्म लेंथ है डेल एल, ठीक है। और जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉट है, तो डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब हम इस एक फार्मूला है AC इक्वल एरिया इक्वल टू A नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस E, 1 माइनस 10, तो इसको एक्यूरेट एरिया मालूम करेंगे। तो एक्यूरेट एरिया जो P है, जो स्ट्रेस मालूम करने के लिए P को एक्यूरेट एरिया पे डिवाइड करेंगे, तो एक्यूरेट एरिया मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, A नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस E। ये हमारे पास स्ट्रेन है, इस फार्मूले से आता है, और A नॉट हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया है, तो ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय 1 माइनस E, ये हमारे पास एक्यूरेट एरिया। अब स्ट्रेस हमने फाइंड कर दिया, Q अल्टीमेट अनकंफाइंड या अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 13.5 ये सही। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारे पास अनकंफाइंड कंप्रेशन ये पाउंड पर इंच में, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं और पाउंड पर इंच में।
तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया। अब शीयर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 50% होता है अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इसको जो करेंगे ये आ गया 6.75 SIR972 PSF पाउंड पर स्क्वायर फुट, तो पर स्क्वायर इंच में कम आएगा, ठीक है, यानी कम एरिया की वैल्यू आएगी। अगर ज़्यादा जो ज़्यादा एरिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर। टेस्ट हमने जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो कुछ कंसिडरेशन और लिमिटेशन है, इसका जहन में रखना ज़रूरी है। नंबर 1 सैंपल डिस्टर्बेंस, जो हमारे पास सैंपल है या स्पेसिमेन है उसकी डिस्टर्बेंस के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि इंश्योर मिनिमल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन एंड ये डिस्टर्बेंस जो है ये मिनिमम होना चाहिए डिस्टर्ब। अगर साइड से हम अनडिस्टर्ब साइड लेते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि साइड हमारे पास डिस्टर्ब ना पाए, अगर ये भी मुमकिन हो तो मिनिमम डिस्टर्बेंस होना चाहिए। होमोजेनिटी टेस्ट रिजल्ट और मोर रिलायबल फॉर होमोजेनियस साइड, जो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट है वो सिर्फ होमोजेनियस साइड है, जो साइड के जो अपर लोअर मिडल जो पोर्शन है वो होमोजेनियस होना चाहिए। अगर साइल मुख्तलिफ हो नॉन होमोजेनियस हो तो फिर इसके जो टेस्ट रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होगा और इसमें एक्यूरेसी कम। वाटर कंटेंट मेंटेन द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। अब अगर इन सिचु और अनडिस्टर्ब साइल है तो इसकी जो वाटर कंटेंट है वो जो साइड पे है और जो लेबोरेटरी में ले जाते हैं तो उसमें ख्याल रखना चाहिए कि ये साइड से ले आते आते ये इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो का दूर है, यानी कम या ज़्यादा ना हो जाए मौसम की वजह से, तो इसको सैम्पलिंग बहुत एहतियात से करनी चाहिए। एंड फ्रिक्शन लुब्रिकेट फ्लैटन आर यूज टू मिनिमाइज फ्रिक्शन इफेक्ट, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसको कम करने के लिए जो सरफेस है सिंपलर की वो लुब्रिकेट होना चाहिए, इसमें फ्रिक्शन कम होना चाहिए। इससे पहले हम थोड़ा इसमें ग्रीसिंग करेंगे या ऑयलिंग करेंगे तो इससे फ्रिक्शन कम हो सकती है। तो ये था कुछ लिमिटेशन और कंसिडरेशन जो इस टेस्ट के दौरान कंसिडर करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो के बाद अनकम्बाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में आपको